लूसी एक बार ध्रुवी को फोन करो ना। हेलो, हाँ कन्या, हाँ क्लास ज्वाइन करो ना जल्दी। उसके बाद एक मिनट। देखो, सबसे पहले तो जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ना, उसमें से हम लोग अगर मैं ना क्वेश्चन लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है, और तुम लोग ना इसके आंसर्स घर पे लिखोगे, और मैं थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर दूंगा, थोड़ा बहुत क्या मतलब तुमको आइडिया भी दूंगा कि इसके आंसर्स अपने को कैसे लिखने हैं। पहला, कुछ डेफिनेशन एग्जाम में अधिकतर आती है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस घर पे तुम लोग को इसके आंसर्स लिख के मेरे को भेज देना, ठीक है। कोई भी स्कूल की एग्जाम हो, ठीक है, अगर फुल पेपर अगर आता है ना, तो इसमें से कम तुम्हारे एग्जाम में जो ना 30 से 35 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तुम्हारे पेपर में 70 मार्क्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करो। उसके बाद आएगा मोलर हीट कैपेसिटी। फिर आएगा साइक्लिक प्रोसेस। फिर आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिक्स्थ में आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। उसके बाद आएगा एक आइडियल गैस क्या होती है। ये कुछ हीट चैप्टर से जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, अगर हम लोग इसको तुम लोग शॉर्ट में ना लिखते भी चले जाना क्या क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, यूनिट मास के लिए यूनिट डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो हीट सप्लाई करते थे ना, दैट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज a body of unit heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of a body of unit mass is called as a specific heat capacity. इसका सिंबल का C। heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree Celsius is called as specific heat capacity of that body। क्लियर। ये हर बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि फिक्स होती है। मोलार हीट कैपेसिटी क्या था, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज अ मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे, 1 मोल लेते थे और 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ यूनिट मास और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है।
साइक्लिक प्रोसेस क्या था? इफ अ सिस्टम is brought from to same state, तो जैसे प्रॉपर बुक में लिखा गया ना उसको हिसाब से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। Brought back to initial state following some other state। हाँ, सबके लिए है। इसका लिख लीजिए डेफिनेशन, व्हेन अ सिस्टम, देखो वर्ड साइक्लिक प्रोसेस सबको पता है क्या होता है, लेकिन इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अदर स्टेट and brought back and finally brought back to initial state। The process is called cyclic। ठीक है, ऐसा। और इसका अगर इसमें लिख देना एक चीज और कि डेल्टा यू इसमें क्या था? 0 था, और इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या था कि जो भी हम हीट सप्लाई करते थे दैट वाज गिवन एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो पार्ट थे, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था और एक था क्लॉसियस लॉ। मैं सब लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी एक बार टेक्स्ट बुक से फॉलो करके सबको नोट कर लेना। ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता था कि हम लोग फुल हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास जैसे पेट्रोल में जितनी भी केमिकल हीट निकलेगी उससे गाड़ी नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ वेस्टेज होता ही होता है। दैट वाज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, नो हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क फुल्ली। और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट था, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता था कि हीट का ट्रांसफर हम लोग कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं कर सकते विदाउट डूइंग वर्क। ना तुम क्या कहते हैं रूम को ठंडा नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिना एसी चलाया। अंदर की बाहर फेंक तो एसी चलाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू 0 था, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाता है, और इसमें इंटरनल एनर्जी का भी चेंज क्या होता है? 0 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में बाहर से कोई भी हीट सप्लाई नहीं होती है। क्लियर? अच्छा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, देखो मैंने तुम लोग को बताया था कि जो हीट और वर्क जो है ना, ये पहले इनको अलग अलग देखा जाता था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव किया कि अगर हम लोग को मान लो पानी को गर्म करना है तो हमको उसको देना पड़ेगा 1 कैलोरी हीट। ठीक है, और देखा गया कि अगर हमने उसको उस पर अगर वर्क किया, हीट देने के बदले वर्क किया, मतलब पानी ले लिया हमने और उस पर हमने मान लो पानी को लेकर के हमने उस पर कोई डंडे को ऊपर नीचे किया, ठीक है, कुछ भी किया, वर्क किया कैसे, तो वो वर्क अगर हम करते 4.18 जूल, तो भी पानी का टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाता है। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.18 जूल। ठीक है, ये जो कन्वर्शन होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज दिस कन्वर्शन इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है,
दिस कन्वर्शन इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको नोट कर लो। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आगे कुछ बेसिक चीज और देख लो। ये सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? और ये सब क्वेश्चन घर पे तैयार करने अच्छे से। सेकेंड होगा डेफिनेशन, कुछ ऐसी आती है। पहला आता है कि वेवलेंथ। देखो वेव चैप्टर हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती है जो क्लास 9th और 10th से रिलेटेड होती है ना, तो वो भी आती है, ठीक है? तो वेवलेंथ क्या हो जाता है? सबको पता है कि ये ऐसे एक वेव जाती है आइडियल गैस। आइडियल गैस में याद रखना है कि, एक मिनट, कहाँ पे आइडियल गैस है? हाँ, आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है ना जो कि स्ट्रिक्टली ओबे करती है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, जैसे देखो तुमने जो पढ़ा ना कि यह स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉ इक्वेशन, जैसे पीवी बाय टी, ये कांस्टेंट रहता है हर प्रेशर पे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये आइडियल गैस का ग्राफ है, तो लिख लो आइडियल गैस इज अ गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉज, विच स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉज। रियल गैस में क्या होता है, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। रियल गैसेज जो होती है आइडियल गैस गैस इक्वेशंस को फॉलो नहीं करती है, क्लियर? और आइडियल गैस के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ये भी होती है ना कि उसके जो मॉलिक्यूल, कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि उसके एक तो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल लिख सकते हो, एक्सट्रीमली स्मॉल। और दूसरा लिख सकते हो, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आइडियल गैस में, उनके बीच में कोई भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का डेरिवेशन किया था, तो हमने वहां पर जो पोस्टुलेट्स लिए थे ना, उसको हमने ये भी लिया था, ठीक है ना, कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है? तो इसको नोट कर लेना कि तीन चीजें, इट स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। सेकंड, द मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तीसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, और ठीक है, उसके बाद ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेवलेंथ, ठीक है, डेफिनेशन में कुछ वेवलेंथ। सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड, एम्पलीट्यूड। फोर्थ, एंगुलर वेव नंबर। फिफ्थ, टाइम पीरियड। सिक्स, एसएचएम क्या होता है, ठीक है? सेवन, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम क्या होता है, और एक पॉइंट होगा फेज क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आते हैं। फटाफट ये जल्दी से पॉइंट्स को नोट कर लो पहले। इसको वो समझ लेते हैं एक बार।
SHM, what is SHM? Define SHM. देखो वेवलेंथ क्या होता है कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, ये ऐसे एक क्रेस्ट हो गई, ये एक क्रेस्ट हो गया, इसका जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। अच्छा, इसकी ये डेफिनेशन 9 क्लास वाली है, इसकी एक और डेफिनेशन होती है तुम लोग वेव चैप्टर में पढ़ लेंगे, वैसे ये गलत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी देखो ये जो है ना एक्चुअली आ जाता है एसएचएम चैप्टर में तरीके से। ये वर्ड तुमने कहाँ पे सीखा था? सर्कुलर मोशन में। एंगुलर वेलोसिटी क्या था? रेट एट विच एंगल इज कवर्ड, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू थीटा, ठीक है, बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और देखना इसकी पढ़ाई क्यों की जाती है वेव, एसएचएम और वेव चैप्टर में। एसएचएम और वेव रिलेटेड है, ठीक है, वेव जब पढ़ेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी हमको, बट एसएचएम जो है ना वेव का समझ लो बेस एक्चुअली। तो याद करो हमने पढ़ा था एसएचएम, ऐसा पढ़ा था ना कि एक पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो इसके पास क्या होगा? सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इस पार्टिकल के पास क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। और ये जो इसका जो फुट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो एसएचएम करता था। तो ये जो पार्टिकल एसएचएम करता था ये तो किसका बोल सकते हो कि किसका इसी पार्टिकल का तो एक कह सकते हो कि डॉटर, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा है यही तो कंट्रोल करता है पार्टिकल का एसएचएम। तो इसलिए उस पार्टिकल एसएचएम वाले के पास भी क्या आ जाता है? ओमेगा आ जाता है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जब एसएचएम एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी कैसे आती है? तो वो क्यों आती है? बिकॉज हम उसका डेरिवेशन या उसकी स्टडी हम सर्कुलर मोशन से करते हैं, इसलिए। उसके बाद एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन द अदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, है ना। जैसे मान लो स्प्रिंग था, ये मैक्सिमम इधर जाएगा, ठीक है, या इधर जाएगा, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। नोट कर लेना इस चीज को। इसका यूनिट क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। इसका यूनिट क्या था? रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या था? मीटर। वेवलेंथ का भी मीटर होता है। अभी आता है एंगुलर वेव नंबर, थोड़ा नया टर्म आता है ये, तो याद रखना कि एक टर्म हम देखते हैं जैसे कि वेवलेंथ, लेमडा वेवलेंथ होती है ना, तो हम कहते हैं कि एक काम को ना, इसको ना अभी खाली याद कर जाओ, एंगुलर वेव नंबर के होता है 2 पाई बाय लेमडा, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर। खाली इसको बस एक बार के लिए फॉर्मूला याद कर जाना, ठीक है, बाकी वहां पे देख लेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एसएचएम पता ही है कि पीरियोडिक मोशन होता है, फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, और फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। एसएचएम एक प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ये पता है सबको कि कैसे जब कोई पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, या कोई पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसका जो फुट ऑफ प्रोजेक्शन होता है ना, हाँ ये बोल सकते हो एक रिवॉल्यूशन में कितने वेव है।
अच्छा, उसके बाद SHM, ठीक है। तो इसका जो when a particle moves in a when a particle has a UCM, uniform circular motion, then the foot of the particle executes SHM, ठीक है। तो यही क्या हो गया, SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यू। इसको ये जो एक्चुअली जो लाइन खींचते हैं ना, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो लाइन खींचा ना हमने यहाँ पे, ये लाइन खींचा ना, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं हम लोग। तो जब कोई पार्टिकल यूसीएम करता है, तो जो उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे, वो क्या करता है, SHM करता है। इतना ही है। उसके बाद आता है फेज। इसमें लिख देना, when a particle makes a uniform circular motion, then the projection of that particle, ठीक है, the projection of the particle on a given line makes SHM, ठीक है। ये डायग्राम वहां पे ड्रॉ कर देना, एक लाइन लिख करके। फेज, फेज क्या था, फेज हमको दो इंफॉर्मेशन देता था, पोजीशन और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब लिखते थे हम लोग इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये कहलाता था फेज। इसको नोट कर लेना, ठीक है। फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी which gives information about the position and direction of motion of the particle. ये सब तैयार कर देना अच्छे से, ठीक है। एक मिनट में आया। उसके बाद देखना नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, काइनेटिक थ्योरी पे आएगा क्वेश्चन। काइनेटिक थ्योरी पे क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन आएगा, राइट assumptions of kinetic theory, ठीक है। राइट assumptions of kinetic theory। तो इसके जितने भी assumptions है ना, ठीक है, जो मैंने तुम लोग को लिखवाए थे वो सबके सब तुम लिख लेना कि जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल, ठीक है। मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। उसके बाद किसी भी एक मॉलिक्यूल की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी डायरेक्शन में जाने की, वो हमेशा सेम होती है। मतलब मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, मॉलिक्यूल जेड में भी जा सकता है। तो जितने भी assumptions मैंने लिखवाए थे ना, उसको अच्छे से तुम लोग एक बार फिर से पढ़ जाना। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है, डिराइव एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू 1/3 mn/v का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सबको डिराइव करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। ये भी हम लोगों ने किया था। मैंने बोला भी था, इसको करने के लिए क्या करना था हम लोग को, पहले लेते थे हम लोग मोमेंटम,
उसके बाद हम लेते थे चेंज इन मोमेंटम, फिर हम लेते थे फोर्स लेते थे उससे, और फिर हम लोग उससे निकालते थे प्रेशर। ठीक है, फोर्स को एरिया से डिवाइड करते थे और उससे निकालते थे प्रेशर हम लोग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हमने हमने देखा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ इंडिपेंडेंट मोशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस अ मॉलिक्यूल कैन हैव इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस अ मॉलिक्यूल कैन हैव इज कॉल्ड एज इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्री ऑफ हमने देखा भी था कि इसका एक फॉर्मूला था 3n-a। मोनो के लिए n1 था, a0 था तो 3 था। डाई के लिए n2 था, a1 था तो 5 था। ट्राई के लिए हमने देखा था 3 केस थे, तो वो केसेस तुम एग्जांपल भी दे सकते हो वहां पे। फिर आता है व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना तो वो मूव कर सकता है, और हर एक डिग्री फ्रीडम के साथ क्या होता है, कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल ही सकते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी इक्वल एनर्जी इज एसोसिएटेड with each degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये सिंपल, अभी तुमको आ जाएगा समझ में। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने करवाया था ना, याद है कि नहीं याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, तो बस उसी से रिलेटेड है, तुमको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है ना, वो होती है 1/2 RT होती है। ठीक है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। दिस इज ओनली कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर मान लो कोई मोनोटॉमिक गैस है, उसके साथ कितनी एनर्जी होगी, उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते तो उसके पास एनर्जी होगी 3/2 RT होगी। याद करो जो डेरिवेशन हमने किया था यहाँ से, ठीक है, वो क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी का 3/2 RT आया था, याद करो तो। फिर तुम लोग को मैंने बोला था कि इन जनरल F/2 RT होता है। क्यों F/2 RT होता है, क्योंकि 1 डिग्री के साथ कितना होता है, 1/2 RT होता है। तो F डिग्री के साथ कितने हो जाएंगे, F/2 RT हो जाएगा। ये मैंने तुमको नाम नहीं बोला होगा, लेकिन तुमको मैंने इनडायरेक्टली पढ़ा दिया था ये। ठीक है, तो इक्वल एनर्जी विद ई डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस एनर्जी इज 1/2 RT फॉर 1 मोल। ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 1 मोल के लिए होता है 1/2 RT, जहां पे आर क्या गैस कांस्टेंट है, टी क्या टेम्परेचर है। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाए ना तो 1/2 KT हो जाता है। या के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो पता है बहुत कॉमनली पूछा जाता है, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 RT होती है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। उसी का ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, दैट इज ओनली कॉल्ड एज। और जो हमने ये 3/2 RT जो देखा था हमने, ये डेरिवेशन हमने किया था किसके लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए, है ना, डब्बे में गैस थी। तो 3/2 RT क्यों आ रहा था, बिकॉज मोनो के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो 3/2 RT आ रहा था उस केस पे। थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। आगे देखो, नेक्स्ट आएगा कि वाई is degree of freedom high at high temperature। याद रखना, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा ना, जैसे कि ये जो फॉर्मूला देखा हमने, ये लो टेम्परेचर के लिए होता है।
हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मोनो के लिए ना, ठीक है? तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 हो जाता है, ठीक है? हाई एट हाई टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू वाइब्रेशन। सर उसके फ्रीडम बाद के बाद क्या लिखा है? एट हाई टेम्परेचर, व्हाई इज डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई एट हाई टेम्परेचर? तो आंसर है ड्यू टू वाइब्रेशन। उसके बाद सर ये क्लियर नहीं हुआ। देखो, कोई चीज क्या होता है कि अगर लो टेम्परेचर होता है ना, कोई चीज अगर मान लो जब टेम्परेचर हाई होता है किसी भी चीज का, तो उसका वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना? हाई टेम्परेचर में क्या होता है, क्रिस्टल भी वाइब्रेट करेगा, मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। बस इतना तो कोई याद रखना। इसमें कोई डिटेल विटेल कुछ नहीं आता है, ठीक है? अपने को कुछ खाली एक रीजन में आता है, 1 मार्क का आता है, और कुछ नहीं समझना है इसमें। वाइब्रेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है। उसके बाद व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इट इज, ये क्या होता है, इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वेलोसिटी, ठीक है? ये आएगा तो ये आंसर लिख कर क्या आ जाना, तो वी आर एम एस हो जाता है रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 बाय एन, ठीक है? याद रखना, जो हम लिखते थे प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 mn v का स्क्वायर, ये कौन सी वेलोसिटी थी? ये आरएमएस वेलोसिटी थी जो v बार होती है। उसके बाद अब ये वाला एक क्वेश्चन है जिसपे के बेसिस पे अधिकतर न्यूमेरिकल्स आते हैं, या कोई 1 मार्क वाला क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे कि व्हाट डू गैसेस हैव कॉमन एट सेम टेम्परेचर? हमारे पास ऑप्शन होगा वेलोसिटी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 kT, ठीक है? तो कोई भी गैस तुम उठा लो, हर एक गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कॉमन टेम्परेचर पे कॉमन होती है, ठीक है? चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे तुम नाइट्रोजन ले लो, सबके लिए काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी की अगर बात की जाए, तो हाफ एम और 1 मोल ऑफ गैस अगर हम ले, v का स्क्वायर 3/2 kT हो जाएगा। देख लो, तो जो v बार होगा ना, 2 कट जाएगा, 3 kT/m हो जाएगा इसका रूट। तो तुम देख सकते हो, जो आरएमएस वेलोसिटी होती है ना किसी भी गैस की, वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है? ये हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी तुमको समझ में आ रहा होगा, इतना ये सिंपल सा, कुछ खास नहीं है इसमें। तो अभी इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे भी, ठीक है? तो जिस जिस यहाँ से तुमने क्या सीखा है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, उसकी आरएमएस वेलोसिटी उतनी कम होती है। जैसे कि मान लो अगर 2 गैस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, तो हाइड्रो उसका जो आरएमएस वेलोसिटी होगा वो कम होगा। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी किसकी ज्यादा होती है? हाइड्रोजन, ठीक है? ये चीज तुम लोग नोट कर जाना, ठीक है? तुमको कोई 2 गैस दे दी जाएगा, ठीक है? बोला जाएगा इस टेम्परेचर पे बताओ उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। यहाँ से तुम निकाल सकते हो, v1/v2 इक्वल टू रूट ओवर m2/m1 हो जाएगा। देखो इनवर्स का रिलेशन जा रहा है ना। आरएमएस वेलोसिटीज में क्वेश्चन आ जाएंगे, बोल लेंगे कि अलग अलग गैस की वेलोसिटी तुमको दी गई है 1 2 3 4, बताओ इसकी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाय 4 कर देना, आ जाएगा आंसर। इसको फटाफट सबको नोट कर दो।
उसके बाद देखो आ गया, हाँ फिर से ज्वाइन करना। और सबको ज्वाइन करना, बिकॉज जो मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे एकदम समझ लो, तुम अभी की क्लास अटेंड करके कम से कम मेहनत में तुमको मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो हर बार रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है, तो तुम अगर उनको अच्छे से पढ़ लोगे, तुमको मेहनत कम पड़ेगी। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि कोई बीच में निकल जाएगा। ये सारे सब कोई भी पेपर आ जाए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में 50% क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ रिपीट होते ही होते हैं इसमें से। उसके बाद देखो आ गया नेक्स्ट। उसके बाद आगे हमारे सामने अब हम लोग अब पीछे पीछे के चैप्टर्स ले, ठीक है, जो कि हम लोग के हो चुके हुए, उसमें से जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब पूरी बुक आएगी तो हम लोग पूरे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्स होती है जिनके लिए वर्क डन जीरो होता है इन राउंड ट्रिप। इसमें वर्क डन नॉन जीरो होता है इन राउंड ट्रिप, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, वर्क डन डिपेंड्स ऑन या डज नॉट डिपेंड, वर्क डन, हाँ तुम लोग के शायद से रुद्र तुम लोग के नहीं आती शायद से, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, शायद से तुम्हारे पूरी बुक नहीं आएगी तुमको। वर्क डन डिपेंड्स ऑन वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, ठीक है। जो लिख रहा हूं ना उसको एज इट इज लिख करके आ जाना। और इसमें इसका उल्टा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। इसका एग्जांपल था कंजर्वेटिव फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स,